नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर अब तो कुछ घंटे का ही रह गया है, वो वक्फ जिसके लिए अभी भी छाती पीटो गैंग जो है वो लगातार रो धो रहा है। अब तो ये खबर आई है, इमरान मसूद जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि इसके लिए जान दे देंगे, राहुल गांधी के इशारों पर चलते हैं, अब कह रहे हैं कि संख्या बल में अगर सरकार ने हमको दबाया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, जहां तक संख्या बल का सवाल है तो सरकार के पास 293 तो एनडीए के सहयोगी हैं, हम्म। निर्दलीय हैं। लोकसभा में तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। टीडीपी ने व्हिप जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार के साथ हैं, वक्फ बिल के साथ हैं। चिराग पासवान ने कह दिया, जो बाकी के घटक दल हैं उन्होंने भी कह दिया। जनता दल यू के जो प्रवक्ता हैं उनके कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं कि जी कल सदन के भीतर ही हम अपना मत प्रकट करेंगे। कुछ कह रहे थे कि साहब वो नीतीश जी ने एक कोई मीटिंग बुलाई है, उसमें कोई चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब वो एक शेर है ना कि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो इन लोगों के लिए ये ख्याल अच्छे हैं कि कुछ संभावना निकल आए, कुछ प्रकाश पुंज फूट पड़े और इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वर्किंग से परिचित हैं, जिनको ये जानकारी है कि ये किस तरीके से फैसले करते रहे हैं, कानून पारित कराते रहे हैं, किस तरह राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दों को समाधान के पॉइंट तक लेकर के गए हैं। अब मुझे बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इस बार तो इनको पूर्ण बहुमत ही नहीं है, 240 सीटें ही तो आई हैं। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई हैं, लेकिन एनडीए की मिलाकर के तो 293 हैं और करीब 15-17 जो है निर्दलीय भी हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये संख्या तो 300 से ऊपर जा रही है। आपकी कितनी है? टोटल इंडी अलायंस को मिला लें तो 235। 235 भी इस पूरे बजट सत्र में बिखरे हुए रहे इस बार। इनको तो थैंकफुल होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति कि कम से कम एक मुद्दा तो ऐसा दे दिया इनको। जब इंडी अलायंस की एक विधिवत बैठक बुलाई इन्होंने आज और बैठ करके फ्लोर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा की है, तो संख्या बल के मामले में तो ये कहीं टिकते नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि कल 12 बजे का समय दिया गया है कि 12 बजे लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जाएगा। 8 घंटे उसके चर्चा के लिए रखे गए हैं। 8 घंटे की चर्चा के बाद जाहिर है मत विभाजन होगा, बिल पारित होगा और फिर अगले दिन पारित लोकसभा से पारित बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहां भी 8 घंटे की चर्चा है। यानी 2 अप्रैल को लोकसभा से पारित किया जाएगा, 3 अप्रैल को ये राज्यसभा से पारित कर दिया जाएगा और एक 4 अप्रैल का दिन भी बचा हुआ है। अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामला हुआ तो फिर 4 अप्रैल का दिन है उनके पास, सरकार के पास। पर तो जी, सर 8 घंटे की चर्चा सरकार ने राजी हो गई, ये 12 घंटे की चर्चा की मांग क्यों कर रहे थे सर? जबकि 8 महीने से जेपीसी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही है, सबसे बैठकें हुई हैं सर, उसके बावजूद भी अभी अड़े हुए कि नहीं 12 घंटे की चर्चा, उन 4 घंटों में ये कौन सा तीर मार लेंगे सर सदन के अंदर? नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि 8 घंटे की छोड़ो, 6 घंटे की चर्चा हो और उसमें जो आप मानते हैं कि ये बड़े भारी धनुर्धर हैं, ये धारा का प्रवाह मोड़ देंगे, नदी का प्रवाह मोड़ देंगे, ऐसे लोगों को लाओ ना, आप तैयारी के साथ आ जाओ। और अगर कांग्रेस को गलतफहमी है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे वक्ता हैं या प्रियंका गांधी बहुत अच्छी वक्ता हैं, तो आए वो तैयारी के साथ, आकर के भाषण दें। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई बोलेगा। ये किसी और को लेकर के आएंगे या मुस्लिम अपने सदस्यों को लेकर के आएंगे, क्योंकि
इनकी नजर तो वोट बैंक पर है, बाकी चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राहुल गांधी बाहें बाहें चढ़ा करके पॉलिटिकल भाषणबाजी दे देंगे, केरोसिन की बात करेंगे, दूसरी बातें करेंगे, पर वक्फ बिल के जो प्रावधान हैं, जो संशोधन किन वजहों से किया जा रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, उस पर नहीं बोलेंगे। या इनका कोई सीनियर नेता कोई बहुत तैयारी के साथ आए, समझ में आए कि भाई हाँ कुछ तैयारी करके आए, लेकिन इनको एक्चुअल में मेरिट पे बोलना नहीं है, मुद्दों पर बोलना नहीं है, इनको हंगामा करना है। मुझे तो डाउट है कि ये 12 बजे पेश करने देंगे क्या। ये स्पीकर ओम बिरला साहब के मैं एक दो भाषण देख रहा था, जब जब इन्होंने हंगामे किए हैं, प्ले कार्ड लेकर के पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई प्ले कार्ड अगर आप दिखाएंगे तो लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी, हम चलाएंगे नहीं, और स्थगित की ओर चले गए। तो ये जानते हैं कि स्पीकर जो है वो किन चीजों को लेकर के इस समय सख्त रुख अपनाए हुए हैं। तो ये पार्लियामेंट के बाहर भी आप देखिएगा 11 बजे से पहले वहां कुछ तमाशा करेंगे चैनलों के लिए, और उसके बाद जो है उनको वहां से लाइव करवा करके फिर ये सदन में जाएंगे। 1 घंटे का प्रश्नकाल चलेगा नहीं चलेगा, 12 बजे पेश होगा कि नहीं होगा, अभी कम से कम मेरे मन में तमाम तरह के किंतु परंतु हैं। 12 बजे हो सकता है कि ये लोग इंट्रोड्यूस ना करने दें, हंगामे करें, कुछ बिल की कॉपी फाड़ करके फेंकें, कुछ दूसरे तमाशे करें, वॉकआउट का तमाशा करें, फिर से पहुंच जाए, फिर हंगामा करें। इस तरह के तमाशे कल लोकसभा में देखने को मिल सकते हैं। ना करेंगे तो भगवान इनको सद्बुद्धि ही देगा, तब ऐसा करेंगे कि ना करें। बाकी जो इनका अतीत रहा है, जो तौर तरीका रहा है, मुझे लगता है कि ये हंगामेबाजी करेंगे और बिल को रोकने की कोशिश करेंगे। सर, अभी एक दिन पहले भी तो देखो ना, वॉकआउट करके चले गया पूरा का पूरा विपक्ष, जिस पर किरण रिजिजू भी रिएक्ट कर रहे थे। और अगर ये कल पेश नहीं होता है, शायद इसीलिए, अगर कोई अड़चन आती, जैसे आप इशारा कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, शायद इसीलिए 4 अप्रैल का दिन भी रखा है सरकार ने। एक दिन फालतू शायद इसीलिए रखा गया कि एक दिन कर ले, कितने हंगामे करने, बिल ने तो पेश होना है। सर वो लोग जिनको लगता था कि 240 जीत कर बीजेपी तो हार गई और 99 पे जो विक्ट्री का साइन बना रहे थे सर, उनको लगता था कि बड़े कमजोर हो गए पीएम मोदी, आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहे हैं, कंधे झुकाकर चल रहे हैं। सर उनको तो अकल ठिकाने आ गई कि 240 अगर बीजेपी की आई है, 293 एनडीए की है, तो देखिए किस धड़ल्ले के साथ बिल आ रहा है, और सबको इस पर बात करने का पूरा मौका मिला है। सर ऐसा नहीं है कि बड़े चुपके चुपाते एक बिल लाकर रख दिया और उस पर बहस भी नहीं हो रही है, सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, फिर भी पेट में दर्द। वैसे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हंगामा करेंगे नहीं, तमाशा थोड़ा बहुत होगा, बयानबाजी होगी, लेकिन इनको पता है कि ये बिल नहीं रुकने वाला है, पास होने वाला है। लोकसभा में भी संख्या है मोदी सरकार के पास, और राज्यसभा में भी अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो दौर बीत गया जब 2014 और 2019 में दूसरे दलों का मुंह ताकना पड़ता था नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। अब तो राज्यसभा में भी वो लगभग बहुमत की स्थिति में है, और उस समय आप देखिए 370 हो, 3 तलाक विरोधी कानून हो, एनआईए के बिल में संशोधन करना हो, ऐसे ऐसे राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मुद्दों पर जगन मोहन रेड्डी का भी समर्थन मिल जाता था, नवीन बाबू का भी समर्थन मिल जाता था। तो उस दौर में जो एनडीए के घटक दल नहीं थे उनका भी समर्थन लेने में कामयाब हो जाते थे। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों कोई भी बिल तब इंट्रोड्यूस करते हैं, तब पेश करते हैं जब ठोक बजा करके सारी तैयारियां पहले से ही की हुई होती है। सब बिल पेश करने से पहले, अभी 3 दिन पहले ही तो बिहार होकर के, पटना होकर के आए हैं अमित शाह। क्या करने गए थे भाई? नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करने ही गए थे, ठोक बजा करके उनको तैयार करने और समझाने ही गए थे कि आपके जो संशोधन हैं, जो सुझाव हैं, वो मान लिए हैं हमने, टीडीपी की तरफ से जो 2-3 सुझाव आए थे वो मान लिए हैं,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तैयार हैं सब। अब ये जो जनता दल के कुछ प्रवक्ता कुछ बयान दे रहे हैं, एक सस्पेंस एमएलसी। क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल पोस्चरिंग, ये भी राजनीति ही हो रही है, ये भी राजनीति हो रही है। केवल चूंकि जनता दल यू के साथ बिहार के मुसलमानों का एक वर्ग है जो लगातार खड़ा रहता है, बस उनको तुष्ट और संतुष्ट करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, वरना इनको भी किसी तरह की कोई परेशानी दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल पारित होने में कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं अंजू जी। सर, और जैसे ओवैसी बोल रहे थे कि टीडीपी साथ आ जाए, जेडीयू साथ आ जाए, वरना मुसलमान तो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता इकरा हसन, वो भी इसी तरह का राग अलाप रही थी। आपको लगता है कि इनको पूरी उम्मीद थी कि वो इनकी तरफ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी इनको जोरदार झटका दिया? नहीं नहीं, सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, सबको पता है कि हैसियत क्या है, जमीन कितनी भुरभुरी है इनकी, और एक्चुअल में ये खड़े कहाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि कानून जो है वो सड़कों पर बनेंगे या संसद में बनेंगे। इन्होंने 3 कृषि कानून वापस कराने में महारत हासिल की थी उस समय, लेकिन वो समय बीत चुका है। काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है, वो सारी ताकतें बेनकाब हो चुकी हैं। कहाँ से वित्त पोषण हो रहा था, देश के भीतर और देश के भीतर की कौन कौन सी ताकतें लगी हुई थी, क्यों लगी हुई थी, क्यों सरकार को और देश को मुसीबतों में झोंकने की साजिशें रची जा रही थी, ये सब अब पर्दाफाश हो चुका है। तो वो चीजें अब दोबारा होंगी नहीं, और ये सबको पता लग चुका है कि देश की जनता भी मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, इस सरकार के साथ खड़ी हुई है। तो ठीक है, आप बयानबाजी करिए, जितनी बकैती करनी है आप करिए, लेकिन आप इससे आगे कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात, जिस पर मैंने अभी एक प्रोग्राम भी किया है, योगी आदित्यनाथ का एक पीटीआई के साथ इंटरव्यू में देख रहा था, उनसे कुछ सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया था कि साहब, ये लोग कह रहे हैं कि कांवड़िए भी तो सड़कों से चल करके आते हैं, उन पर भी तो पुष्प वर्षा होती है, उनके लिए भी तो जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं सेवा के लिए, तो हम लोग अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसन है, वो तो आते ही पैदल हैं जल लेकर के, गंगा जल लेकर के। कोई बद्रीनाथ से चलता है, कोई ऋषिकेश से चलता है, कोई हरिद्वार से चलता है, और ये एक दशकों सदियों की परंपरा चली आ रही है कि वो पैदल चल करके ही आते हैं। और सड़क और पे चलेंगे। सड़कें पैदल चलने के लिए और व्हीकल्स के लिए ही है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, धार्मिक क्रियाओं के लिए नहीं है। और शहरों में आपके भी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता, तो आप कांवड़ियों का जिक्र क्यों कर रहे हो। बात यह है कि नमाज सड़क पर क्यों हो, जब मस्जिद और ईदगाह है, तो फिर ईदगाह की और मस्जिद की क्या जरूरत है। तो एक वर्ग है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं और जो टकराव की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, समाज में एक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। उनकी डोर कहां कहां से जुड़ी हुई है, ये भी अब किसी से दवा छिपा नहीं है। तो योगी जी ने ये कहा है कि 66 करोड़ सनातनी देश के अलग अलग राज्यों से और हिस्सों से और विदेशों से भी प्रयागराज पहुंचे। 45 दिन की कालावधि में उन्होंने गंगा मैया में पावन डुबकी लगाई और अपने गंतव्यों को लौट गए। कोई आगजनी नहीं, कोई पथराव नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सड़क जाम नहीं, किसी का अपहरण भी नहीं, किसी का रेप भी नहीं। उन्हीं से कुछ शिक्षा ले लो। 66 करोड़ लोग अगर शांति के साथ जाते हैं और शांति के साथ ही लौट जाते हैं, तो धार्मिक जो पर्व हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, जरा उनसे शिक्षा ले लो। तो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह दिया है, बता दिया है,
और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले बताया था कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वैध या अवैध उत्तर प्रदेश में ही है, और ये माना जाता है कि 70% से ज्यादा संपत्ति अवैध है, जिसके कोई कागज नहीं है, जिसके कोई दस्तावेज इनके पास नहीं है। तो वो तो अपना सरसों का तेल वेल लगा करके सोटा तैयार करके रखे हुए हैं कि भाई अगर कुछ उद्दंडता आपको दिखानी है तो आ जाओ। सर सर लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश क्या कह रहे हैं कि सरकार तो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, पूरा नियंत्रण करना चाहती है हर संस्था पर, इसीलिए देखिए वक्फ बोर्ड के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन सर अब जब ट्रांसपेरेंसी होगी, डिजिटलाइजेशन होगा, कम से कम उन लोगों को जो पीड़ित है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं, कम से कम वो तो राहत की सांस लेंगे कि उनकी कहीं सुनवाई होगी। कोई किसी दिन रात को आकर बोर्ड लगाकर ये तो नहीं कहेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं, सही बात है भाई। पारदर्शिता से, डिजिटलीकरण से क्यों भाग रहे हो? मन में चोर है क्या? डकैती कर रखी है क्या? हम्म। दूसरों की जमीन दबा रखी है क्या? और कब्जे कर रखे हैं क्या? उस जमीन से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं क्या? अगर ये सारे डर नहीं है मन में, तो फिर होने दो ना पारदर्शी उसको, पूरी प्रक्रिया को निगमित होने दो उसको, और सबको पता लगने दो किस वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन, सब पता लगने दो। हम्म। और अगर किसी को कोई शिकायत है, जिसको पहले महरूम किया गया था, शिकायतों से वंचित कर दिया गया था, कि आप किसी कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल नहीं कर सकते, नहीं मांग सकते, बस इतना ही किया जा रहा है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी संपत्ति को जबरन कब्जाया गया है, बिना दस्तावेजों के वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है, तो उसके लिए वो कोर्ट कचहरी में जा सकें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकें। तो ये व्यवस्था अगर हो रही है, और अगर आपने गलत कब्जा रखी है, हम्म। तो भाई उसको तो छोड़ना पड़ेगा, उसको तो छोड़ना पड़ेगा। या तो दस्तावेज दिखाओ, और नहीं तो कागज। उसको, नहीं तो दिखाओ, उसको छोड़ दो। बस यही तो संकट है, संकट यही है। अच्छा, जिनके कब्जे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम टोपीधारी हैं, गोल टोपीधारी लोग हैं, उनके कब्जे हैं, इनके पेट में दर्द इसीलिए है। और जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, जिनको इनकी वोट चाहिए, या वो परेशान है। देश में और कोई परेशान नहीं। देश की सर अधिकांश जनता तो ये चाहती है कि हर सिस्टम पारदर्शी हो जाए, पता लग जाए कौन गलत है और कौन सही है। सर असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद कहा था कि 90% संपत्तियां ऐसी हैं जिसके कागजात नहीं है, और 90% संपत्तियां तो उत्तर प्रदेश का खास जिक्र किया था। तो सर इसका मतलब तो यही है ना कि जब 90% संपत्तियों के कागजात नहीं है, भाई जिसने वक्फ की होगी प्रॉपर्टी, कम से कम कागज तो दिए होंगे आपको, कहीं भी रखे होंगे आपने। तो अगर वो कागज ही नहीं है सर, फिर तो वो ये ना कागज दिखाओ संपत्ति ले जाओ, यही होने वाला है। नहीं नहीं, ये तो बहुत सारे मामलों में कहते रहे हैं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। तो हम्म। अब देखते हैं कि कागज दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। अब इनकी परीक्षा होने वाली है। और दूसरे, ये इमरान मसूद जैसे लोग, हम्म। मैंने तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था हम्म। कि ये असदुद्दीन ओवैसी तो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया है ना लंदन से। हम्म। तो भाई अगर ये असंवैधानिक कानून बना रही है, और अब तक संवैधानिक था अगर, मतलब हम्म। ये किसी कोर्ट कचहरी में आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसको तो ये संवैधानिक बताते हम्म। हैं। और जिसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट कचहरी में, उसको असंवैधानिक बता रहे हैं। ये कैसे बैरिस्टर है भाई? ये कहाँ की कानून की पढ़ाई पढ़ करके आए हैं? जाहिलों वाली बात कर रहे हैं ये। तो इनको तो ये टोपी उतार करके वो बैरिस्टर का चोंगा पहनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ना चाहिए, और ये सिद्ध करना चाहिए कि वो जो कांग्रेस सरकार करके गई थी 2013 या उससे पहले, वो तो संवैधानिक था, और हाँ। जो मोदी सरकार अब कर रही है ये असंवैधानिक है। ये तो बड़ा आसान तरीका है, जाओ कोर्ट में लड़ो, लड़ करके साबित करो। जी।
सर 123 संपत्तियां मिल रही थी, तब सब कुछ संवैधानिक था, तब सब कुछ बड़ा अच्छा था। इतने सारे संशोधन कांग्रेस ने किए, तब सब कुछ संवैधानिक था। लेकिन एक और संशोधन होने जा रहा है जिससे कि सबसे ज्यादा इन्हीं के पेट पर लात पड़ने वाली है, तब ये असंवैधानिक हो गया। लेकिन सर ये जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, जिसके सांसद भी हैं, इनका क्या रवैया रहेगा सर? ये क्या करेंगे? पिछली बार तो आपको याद होगा कि जब ये बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उस वक्त ये बाहर चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे। अब क्या रहेगा सर? क्योंकि असली शिवसेना तो शिंदे की है, और अगर वो व्हिप जारी करेंगे तो इनको माननी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, घिर गए हैं। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस संकट से, इस दुविधा से निकले तो निकले कैसे। तो एक तरीका है, वॉकआउट करो, तो वॉकआउट करेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ दल हैं जो वॉकआउट करेंगे, तो ऐसा ही ये करेंगे। क्योंकि वो होता है ना कि गले में ऐसी हड्डी फंस गई है, ना उगले बनती है ना निगले बनती है। तो वही हाल अभी उद्धव ठाकरे का है। उनको वैसे खुद भी पता नहीं है कि वो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं या मुसलमानों की कर रहे हैं। पिछली बार ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना बिल, हाँ, हाँ। तो इन्होंने वॉकआउट किया था। तो उस समय जो है बहुत सारे करीब 400-500 मुस्लिम जो मुस्लिम हैं वो पहुंच गए मातोश्री थे, वो मातोश्री के वहां सामने। पहुंच गए, वो वहां मातोश्री के सामने पहुंच गए थे प्रदर्शन करने के लिए। तो फिर हाँ, इन्होंने अपना स्टैंड बदला। स्टैंड क्या बदला? बकैती की, बयानबाजी की, हम्म, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। अब देखना होगा दिलचस्प के अब क्या करेंगे। अब इनकी परीक्षा है एक्चुअल में, और आगे की वहां की राजनीति और क्लियर हो जाएगी। वैसे तो सारी क्लियर हो ही रखी है, औरंगजेब वाले मामले पर भी और नागपुर में दंगों के मामले पर भी, जिस तरीके से वहां पर अटैक हुए हैं हिंदुओं के घर, उसमें भी ये एक्सपोज हुए हैं। और इतना रौद्र रूप मैंने एक नाथ शिंदे का कभी नहीं देखा। जिस तरीके से वो विधानसभा में खड़े होकर के बरसे थे इन पर कि हम्म। तुम लोग तो ना घर के रहे हो ना घाट के रहे हो। प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है। तो वाकई जो आप कह रही हैं सही है, इनके लिए बड़ा भारी धर्म संकट है इस समय। चलिए सर, अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं जब ये बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। उसके बाद क्या तमाशा होता है उस पर तो हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन इतना जरूर है सर, ये पिछले 8 महीने से जो रोग आ रहे थे उसका कोई असर नहीं पड़ा है। वो दिन आ गया है जब बिल को पेश किया जाएगा और पास भी हो जाएगा। उसके बाद भी इनके तमाशे जारी रहेंगे, क्योंकि कुछ एक लोग ये भी कह रहे थे सर कि जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था मोदी सरकार ने, बिल्कुल वैसा होगा। जबकि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये इनको समझ लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। देखिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। हम्म, मोदी सरकार अगर 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प ले रही है, तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उसे बहुत कठोर फैसले लेने ही पड़ेंगे। और वो तमाम ताकतें जो गलत तरीकों से पैसे बटोर रही हैं, ताकतवर हो रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीज़ों को, सड़कों को रोक देती हैं, बाधक बन जाती हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देती है, और देश के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन करके खड़ी हो गई हैं। ऐसी तमाम ताकतों को पूरी तरीके से इरिलीवेंट करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल। अलग थलग करना पड़ेगा। और ये जो जितने भी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, ये भी, ये तीसरी बड़ी ताकत है जिसके पास इतनी चल अचल संपत्ति है। सेना है, रेलवे है और वक्फ बोर्ड है। और बहुत सारी जगहों तो सरकारी जमीनों पर इनके अवैध कब्जे हैं। गांव के गांव इन्होंने जो है कह दिए कि ये पूरा गांव जो है वो वक्फ की संपत्ति है। और पार्लियामेंट तक को कह दिया, सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, हवाई अड्डों को कह देते हैं कि हम्म। ये हवाई अड्डा तो पूरा हमारी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को ठिकाने पर लाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक एक करके
एक एक स्टेप उठा करके जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप कार्य करते हुए, और मैं एक बात और कहता हूं आखिर में, जी। भाई मोदी सरकार ही कर सकती है ये काम। मोदी की जगह अगर कोई दूसरे दलों की या गठबंधन की सरकार होगी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोदी जी को तो कोई किसी तरह के डर है नहीं, भय है नहीं कि मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी, मुझे ये वोट नहीं देंगे। नहीं दे रहे हैं, वो तो सबको पता है। वो तो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं दे रहे थे, जब प्रधानमंत्री बने तब से अब तक कितने मुसलमानों ने वोट दिया होगा उनको, कितना सपोर्ट किया होगा। तो यही कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं सकता, और ये सारा देश अब जान रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक एक करके सब काम करेंगे, यूसीसी भी लाएंगे, एनआरसी भी लाएंगे, सब काम होंगे, और ये हल्ला मचाते रह जाएंगे, छाती पीटते रह जाएंगे, क्योंकि राजनीति इन्हीं की खत्म होने वाली है इन सारे स्टेप्स से। बिल्कुल सर, और इसके बाद तो विक्ट्री का वी बनाना भी मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष भूल जाएंगे, जो बड़े जोश के साथ पिछले 1 साल पहले बनाया करते थे। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।